नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेश झा पुनः आपके सामने सैल्यूट तिरंगा का कार्यक्रम सच आपके सामने। आज 22 जनवरी रात्रि 8:30 बजे एक खास मेहमान के साथ मैं फिर से उपस्थित हूं। आपको मैं परिचय कराता हूं। आज के मेहमान हमारे बहुत ही लोकप्रिय युवा चेहरा जो रामविलास पासवान जी के साथ, पशुपति पारस जी के साथ लगातार 15, 17, 18 सालों से देश की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में, कश्मीर के राजनीति में एक नामी चेहरा श्री संजय सराफ जी से आपका परिचय कराता हूं। नमस्कार संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सच आपके सामने कार्यक्रम में। आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों से सैल्यूट तिरंगा के द्वारा देश और विदेश में, देश के 26 राज्यों में और विदेश के 10 कंट्रीज में हम लोग इस कार्यक्रम को लेके आ रहे हैं और देश के कई सारे मुद्दों को हम लोग समय समय पर उठाते रहते हैं और हम अपने खास मेहमान से जानने का कोशिश करते हैं और उनकी राय लेते हैं, उनके अनुभव को हम आपके बीच साझा करते हैं। आज पुनः 22 जनवरी को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग बातचीत करेंगे और संजय सराफ जी से कुछ जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। संजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप अभी पशुपति पारस जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके साथ राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उसके पहले भी आप राष्ट्रीय राजनीति में रहे हैं। अभी क्या माहौल है, कैसे पार्टी की स्थिति क्या है? अभी भी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएटेड है और सरकार में भी है, तो थोड़ा जानकारी देने का कष्ट करें। अच्छा है, हम लोगों का पार्टी का जो नेटवर्क है पूरी कंट्री में है, जो हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान जी के साथ था, वही नेटवर्क पूरा शिफ्ट यहाँ पर हो गया था पारस जी के साथ। पारस जी के नेतृत्व में उन्हीं सभी कार्यकर्ताओं को, पर्टिकुलर जितने भी स्टेट के अध्यक्ष थे, कुछ एमएलएज, एक्स एमएलएज थे, एक्स एमएलसीज थे या एमएलसी भी अभी जो बिहार से एक बना है, और सबसे बड़ी बात है जो मेंबर पार्लियामेंट हमारे 6 में से 5 के 5 उनको कंफर्ट जोन लगा कि जब वो माननीय पारस जी के नेतृत्व में आए। तो हम सब लोग खुश है। पारस जी का नेतृत्व बहुत साफ सुथरा है, सीधा है, सिंपल है। पार्टी के हित में बात होती है, पार्टी के रिलेटेड, कार्यकर्ताओं के रिलेटेड बात हुई, कार्यकर्ताओं के विषय में बात होती है, उनके हक के बारे में। सबसे बड़ी बात है, उससे ज्यादा जो बड़ी बात है एनडीए अलायंस की, जो जब हम बात करते हैं तो पारस जी का बहुत विजन क्लियर है। मानिए प्रधानमंत्री जी के या होम मिनिस्टर के माध्यम से जो भी वहां से कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट होती है या कोई भी इश्यू जो रेज किया जाता है, उसको जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता उसको ग्राउंड जीरो पर लेने का काम करते हैं कि वो हम लोगों का डायरेक्टिव है, क्योंकि हम एनडीए अलायंस पार्टनर्स हैं। तो जो एनडीए का जो मेन पार्टनर है हमारा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो भी वहां से आइडियोलॉजिकल थॉट्स आते हैं, उन थॉटों को हम ग्राउंड जीरो तक, जमीन तक लेने का काम करते हैं। सनी जी, बहुत ही बेबाकी से आप सवाल का जवाब देते हैं। मैंने कई सारे चैनल्स में आपको देखा है कि आप पार्टी के पक्ष को रखते हुए हर प्रश्न का जवाब बहुत ही बेबाकी से देते हैं। एक बहुत अहम सवाल है जो देश की जनता आपसे जानना चाहती है। चूंकि आप पहले आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ थे, अभी पशुपति पारस जी के साथ है और 2024 का चुनाव बिल्कुल अब सामने आ गया है। हर पार्टी अपनी अपनी चुनाव की तैयारी में लग गई है और अभी सुनने में ये भी आया कि हमारे रामविलास पासवान जी के जो पुत्र हैं चिराग पासवान जी, वो भी एक पार्टी, आप ही की पार्टी के एक हिस्सा का वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मार्केट में ये भी चर्चाएं हो रही है कि उनको मंत्रिमंडल दिया जाए। तो चुनाव की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं? क्या आप लोगों का क्या फिर से कोई एकीकरण होने का बातचीत है या फिर आपको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा जैसे चाहती है उस तरह से लेके चलेंगे? क्या है वो जनता को थोड़े मन में एक सुगबुगाहट है, आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं जो आपने बताई। सबसे बड़ी बात है कि जो पारस जी का नेतृत्व है वो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को उसमें कंफर्टेबल जोन है। उस कंफर्ट जोन में, जैसे पहले आपने स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान जी के पुत्र की बात की, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो थे, हमने साथ में काम किया। इवन मैं तो खुलकर ये भी बोलना चाहता हूँ कि जब स्वर्गवासी नेता मेरे जिंदा थे, हमारे उनके पुत्र पता नहीं 1000 बार बिहार गए होंगे, लेकिन 2013 में मेरे को बुलाकर, और हमारे साथ में और एक साथी थे पार्टी के ही, जब लोजपा थी, हम लोगों के हाथ में देकर बोला था इसके साथ आप हाजीपुर जाइए, बिहार जाइए। सबसे पहला प्रोग्राम मैंने उनका करवाया। ठीक है, बड़ा नेता है, उसमें कोई हम बड़ी बात नहीं बोलेंगे। हमारे स्वर्गवासी नेता के पुत्र है, हम हर वक्त इज्जत आबरू देते हैं।
बट पॉलिटिकल इमेच्योरिटीज थी उनमें। अब कहां तक वो पूरी होगी है उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि उनसे मैं अलग हो चुका हूं पिछले 1.5-2 साल से, जब से हमारा अपना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी है। तो खाली उनकी इमेच्योरिटी की वजह से कि जब हम सब साथी खड़े हो गए थे, हम लोगों ने यही बात की थी कि अगर हमारा गठबंधन दिल्ली में है, एनडीए अलायंस है, तो बिहार में हम अलग कैसे कर सकते हैं। तो वो अड़ गए। उनके कुछ 2-4 साथी थे जिनको हम लोगों ने वायरस का नाम दिया था। जो वायरस उनके साथ में था वो खाली वायरस की बात सुनते थे, जो हम लोग पार्टी के फाउंडर मेंबर्स थे। या उनके सबसे बड़ी बात है उनके चाचा माननीय पशुपति पारस जी, जिनका एक एक्सपीरियंस है पिछले 45-50 साल का। और हमें पता है, क्योंकि मैं भी 24 साल से पार्टी में 16 साल से नहीं 24 साल से हूँ। जो स्वर्गवासी नेता हमारे रामविलास पासवान जी जो भी काम पूरे देश में, इन पर्टिकुलर बिहार में करते थे, तो बिहार में पारस मुजफ्फरपुर में प्रोग्राम रखो, रात को फोन करते थे, दूसरे दिन मुजफ्फरपुर में हम सब लोग जाते थे, 1-1 लाख की भीड़ होती थी। तो वो चित्ररंजन पारस जी के पास है। ग्राउंड जीरो का जो वर्कर है, ये समझना पड़ेगा सबको, जो जितने लीडर दिल्ली में बैठे हैं, चाहे वो भाजपा के हैं, बाकी सब पार्टीज के, उनको ये समझना पड़ेगा जो चित्ररंजन है, जो कैडर है, जो वोट बैंक है, वो माननीय पशुपति पारस जी, क्योंकि वो हमारे स्वर्गवासी रामविलास पासवान जी भी मानते थे कि वोट बैंक इनके हाथ में है और यही चला रहे हैं उस चीज को। बाकी अब आप बिहार में कितनी बार जाते हैं आपको पता है। बिहार में आप अब जाएंगे, आप वहां यहाँ दाएं बाएं करके 100, 200, 500 लोगों को हर वक्त चलाने वाला काम करें, अच्छी बात है। बाकी हम लोग जुड़ने की बात है तो ये फैमिली पारिवारिक बात है, तो उसमें मैं ज्यादा नहीं घुस जाऊंगा। ये चाचे भतीजा की बात है, उसके लिए मैं पॉलिटिकली और खुली बात कर रहा हूं। मैं बहुत छोटा हूं उसमें, उसके उन दोनों के बीच में बात करने के लिए मुझे लगता है कि संजय जी बहुत अच्छी बात आपने बोली कि ये पारिवारिक चीजें हैं, वो अपना चाचा भतीजा तय करें आगे कैसे चलना है। आप तो परिवार के साथ 24 साल से हैं, आगे भी चलेंगे। और हम जानते भी हैं, हमने कई बार आपको देखा भी है, हम कई सारे पिक्चर्स और फोटोज भी देखा है जहां पर रामविलास पासवान जी के साथ मैं तो था नहीं, लेकिन आप लोगों के तस्वीर से यह पता चलता है कि आपका रिश्ता बड़ा गहरा है, बहुत पुराना है। और उनको चिराग जी को भी बड़े कम उम्र से आपने देखा है, बचपन से देखा है, तो वो एक छोटे भाई की तरह भी। उनके और मेरे बीच में अगर 8-10 साल का फर्क है, तो आप वही 10-12 साल की बात देखिए। उनके वो भी मेरे हिसाब से 10-12 साल के होंगे जब से मैंने उनको। राइट। चलिए बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ से अब अपने इस डिबेट को आगे लेके चलते हैं, टॉक शो को। ये टॉक शो के माध्यम से हम लोग संजय जी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि किन किन जगह पे क्या राजनीति चल रही है, या समाज सेवा के क्षेत्र में, या कोई अच्छे लोकप्रिय नेता है। जैसे आप कश्मीर से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, और कश्मीरी पंडित भी हैं, और कश्मीर की जो समस्या है वो पिछले आजादी के बाद से अभी तक चल ही रही है। तो वहां के हालात के बारे में भी जनता को कुछ जानने का एक अंदर से इंटरेस्ट होता है, जो आपसे बेहतर उसको कोई नहीं बता सकता है। संजय जी, सबसे पहले तो ये, अभी हम हाल के कुछ आपके वीडियोस और क्लिप्स देख रहे थे जब आप काफी अभी संघर्ष कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। वहां पर एलजी साहब हैं, एलजी मनोज सिन्हा जी, वो भी अपना काम कर रहे हैं। मोदी सरकार भी कुछ स्थिति को बेहतर करने के लिए दिन रात वहां पर काम कर रही है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि कश्मीर की आज के वर्तमान हालात क्या है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, 370-35A के बाद बहुत चेंजेस आ गई है। और दूसरी बात, जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, जिनका क्लियर विजन है, और हमारे एलजी साहब का जो पूरे आईआईटी से निकले हुए हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, बहुत, और पॉलिटिकली भी बहुत मैच्योर है, बहुत पॉलिटिकली बहुत एक्सपीरियंस है। तो बहुत सुलझे हुए, मैं समझता हूं कि सुलझे हुए एडमिनिस्ट्रेटर है आज जम्मू कश्मीर में, जो प्रॉपर तरीके से ग्राउंड जीरो को समझ चुके हैं बहुत हद तक। कल भी हम साथ में थे। अच्छा। मैं भी उनके साथ में प्रोग्राम में था, मैं भी आपको फोटो शेयर नहीं किया कल से। तो कल उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए खनमो कहते हैं उसको, वेन खनमो में उन्होंने कल वहां पर उनके लिए 1000 फ्लैट्स का बनाने का इनॉग्रेशन किया। तो हम भी, आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है वो पूरे तरीके से, जबकि कल कश्मीर में आजकल जो ये मौसम होता है, इस मौसम में जब आज से 10-15 साल पहले की बात है, 370-35A से पहले की बात है, सब लोग ये 2 महीने कहते थे सो जाओ, ठंडा है, वो है ये। लेकिन आज बहुत अच्छा लगता है जब कश्मीर में हम लोग देखते हैं कि आज कोई सोता नहीं है, सब लोग जागते हैं। अच्छा। 9:30 बजे ऑफिस में पहुंच जाते हैं। अगर मैं किसी से बात करता हूँ, भाई कहाँ है, अरे यार वो तो आजकल बायोमेट्रिक लगा है, ऑफिस में पहुंच, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग ये चीज
मैं भी पॉलिटिकल सेक्टर में हूँ, थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियरिंग किया हूँ, डिप्लोमा MBA किया हूँ, तो हम लोग हर वक्त यही सोचते हैं कि कश्मीर में कब, जो इन जम्मू कश्मीर में इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में अकाउंटेबिलिटी कब होगी। तो वो अकाउंटेबिलिटी आज दिख रही है, ग्राउंड जीरो पर काम दिख रहा है। अब देखिए, अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन वो कुछ भी बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए। दूसरी बात है, पूरे देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किलिंग होती है, कुछ ना कुछ। तो अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में जहां 32 साल से नहीं, पिछले 60 साल से कांग्रेस ने जिस तरीके से बर्बादी कर रखी है कश्मीर की, तो उस 62 साल को तो आप कम से कम 62 महीने दोगे ना थोड़ा सा ठीक होने के लिए। 370-35 से तो जस्ट अभी 2019 में खत्म हो गया, कम से कम हम नहीं कहते इतना। इसीलिए जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई है, जो अनफॉर्चुनेटली उनकी किलिंग हो गई है, तो जो अभी ताजा उनके साथ में वो जो अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से, हाँ, तो वो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। उनको इसलिए टारगेट बनाया गया कि जब उन्होंने देखा कि देश बहुत उभर रहा है, कश्मीर में पूरा देश घुस चुका है, सब कुछ चल रहा है देश के प्रति। अभी 24 जनवरी है, तो पूरे आप देखिए पूरे देश में जितने लोग फ्लैग लेकर दौड़ेंगे, उससे ज्यादा कश्मीर में ये तो बहुत कश्मीरी लोग, बहुत बड़ी बात है जो पहले नहीं। ये एक चेंज तो डेफिनेटली ये चेंज 2019 के बाद ही देखने लगे। ऑफ कोर्स आप देखिए, हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने 91-92 में ये फ्लैग चढ़ाने गए थे कश्मीर में, लाल चौक में, और उस वक्त कितनी फायरिंग वो ये सब हो गई। आज तो जहां पर ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी घंटाघर में गए थे, आज उस घंटाघर में जितने देश के लोग आज सर्दियों में बर्फ का नजारा देखने जाते हैं, वो सब लोग उसके सामने, जब उसको हिंदुस्तान के फ्लैग के तीन झंडू 3 लाइटों से बनाया जाता है, उसको जितना खूबसूरत लगता है, ट्रैक कलर के हिसाब से वो लाइटिंग की जाती है, उसके सामने कितने लोग आते फोटो उठाते हैं। तो ये एक मैसेज है। तो अब आपको पता है, बाकी डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी ने तो झंडा फहरा दिया लाल चौक पे। अभी आज का 370 हटने के बाद उद्योग में भी काफी तेजी आ रही है। तो एक बात संजय जी ये समझ में नहीं आ रही है, ये जनता को आप बताइए कि राहुल गांधी क्यों जाना चाह रहे हैं लाल चौक। देखिए, राहुल गांधी की बेचारे की गलती नहीं है, वो अपनी टूटे हुए घर को बचाना चाहता है जी। उसका जो टूटा हुआ घर है वो उसको संभालना चाहता है। राहुल गांधी बेचारा क्या करेगा, उसकी बदकिस्मती है कि उसके सामने माननीय नरेंद्र मोदी जी है जो हमें समझना पड़ेगा। जी जी, बाकी ये बात तो उनको भी पता होगा, सबको कि हमारा चैलेंजेस, हमारा जो टीम। आपसे एक चीज आज बोलना चाहता हूँ जो शायद किसी को पता भी नहीं होगी। राहुल गांधी के पिताजी स्वर्गवासी राजीव गांधी जी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इन लोगों ने राजीव फारूक अकॉर्ड कहते हैं उसको। 86-87 में जो राजीव फारूक अकॉर्ड हो गया, उस वक्त एक पार्टी थी कश्मीर में, लोकल पार्टी, जिसको मफ कहते थे, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। ओके, मफ। लोगों ने हकीकत में मफ को वोट डाला। अच्छा, इन्होंने फारूक अब्दुल्ला को जिताने का काम किया और राजीव गांधी के अपने लोगों को जिताने का काम किया। उस इलेक्शन की वजह से कश्मीर में गन आ गया। उस इलेक्शन की वजह से कश्मीरी यूथ, नौजवान, जी 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 जी, जिसने हकीकत में अगर मुर्गा भी काटना होता तो पूरे मोहल्ले में जाते थे। अच्छा, और आज वहां पर किस तरीके से, आज तो आप बहुत कंट्रोल है, आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले किस तरीके से लोग सड़कों पर मारे जाए। अगर कश्मीरी पंडित 7 लाख निकले, उसका कसूरवार राजीव गांधी है। अच्छा, उसका कसूरवार आज उसका बेटा राहुल गांधी है, उसका कसूरवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, उसके कसूरवार वो दोनों फैमिलीज है, और इंक्लूडिंग मुफ्ती मोहम्मद सईद, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब उस वक्त कांग्रेस के चीफ थे। अच्छा अच्छा, मुफ्ती मोहम्मद सईद कांग्रेस में थे, कांग्रेस के चीफ थे। तो ये जो अकॉर्ड होना था, मुफ्ती फारूक अकॉर्ड होना था। मुफ्ती शरीफ बहुत शातिर था, बहुत कलाकार था, उसने अपने बदले राजीव गांधी को सामने रखा, लेकिन इन्वॉल्व तीनों थे उसकी वजह से आपके 7 लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए, कश्मीर में गन कल्चर हो गया, और इतने 32-33 सालों में 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी में लोग भी मारे गए, हम कश्मीरी पंडित भी विस्थापित हो गए, हमारे मंदिर खराब हो गए, और आम कश्मीरी यूथ, नौजवान जो हकीकत में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता था, वो आतंकवाद में घुस गया उसके चक्कर में। और बदकिस्मती हमारी और एक हर वक्त रही कि जो हमसाया मुल्क है हमारा, वो हर वक्त हमारे इसको पीछे पड़ा रहता है, कोशिश करता रहता है। जब उन्होंने इलेक्शन के टाइम राजीव फारूक अकॉर्ड को देखा, उन्होंने देखा कश्मीरी नाराज है, तो उन्होंने बॉर्डर से आना अंदर से कटातानी करके उन्होंने इंट्रोजन करके यहाँ पर गन वन कल्चर भेजकर, गन कल्चर, बट
उसमें सबसे बड़ा मेन कसूरवार जो है। इसीलिए मैंने जब पिछली बार कश्मीर में प्रेस वार्ता की थी, मैंने इनकी यात्रा से पहले ही बोला था डॉक्टर फारूक और राहुल गांधी को स्टेज से, कश्मीर से, इन पर्टिकुलर कश्मीरी पंडित से, विस्थापित से माफी मांगनी चाहिए कि मेरे को माफ कर दो, मेरा वो डिसीजन गलत था जिसकी वजह से आज 7 लाख कश्मीरी पंडित बेचारे पूरे देश में, और आज वो भाजपा को कह रहे हैं ये लोग, यही फारूक अब्दुल्ला, यही कांग्रेस वाले कि भाई कश्मीरी पंडित को वापस क्यों नहीं ले रहे हो। अरे कश्मीरी पंडित को वापस इज्जत से लेंगे, कंफर्टेबली लेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे प्रॉपर तरीके से, जैसे कल ऑनरेबल एलजी प्रोसेस तो स्टार्ट हो ही गया। मैं कह रहा हूँ जैसे कल एलजी साहब ने वहां पर 1000 फ्लैट के लिए पत्थर डाला और मेरे सामने बात की डिपार्टमेंट से कि मेरे को 7-8 महीने में ये 1000 फ्लैट, जिसमें भी 7-8 महीने में भी 3 महीने बाद बर्फबारी के हैं, मतलब 5 महीने में हमको तैयार करके चाहिए। इतना फास्ट है एडमिनिस्ट्रेशन और इतना पॉजिटिव थॉट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हमारे एलजी साहब चीफ सेक्रेटरी का, जो हमारे डीजी साहब है, डायरेक्टर जनरल पुलिस है, वहां पैरामिलिट्री फोर्सेज है, एडीजी साहब है, एसएसपी है, सब लोग एसएचओ, सब लोग ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं और एक मैसेज भी देना चाहता हूं, जो हम कल भी कश्मीर में जब हम सब चैनल्स में आ गए, हमने वहां भी दे दी कि जो कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जितने भी कश्मीरी पंडित बच्चे वहां पर काम करते हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखना कि हम लोग जो कश्मीर में, पूरे देश में ये आवाज कहीं नहीं है, एक ही जगह है, कश्मीरियात। कश्मीरियात का मतलब हो गया हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद। तो मैं समझता हूं कि जो भी कश्मीर में मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, जहां जहां कश्मीरी पंडित कहीं नौकरी करता है, उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये देखना, वहां के मस्जिदों में जो नमाज अदा कराते उनको नजर में रखना कि जो जो कश्मीरी पंडित कहीं नौकरी करता है उसके वहां पर कोई गलत काम करने ना आए जिससे उसको कहीं खतरा हो जाए। संजय जी, एक बात और भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम लोगों के बीच शेयर किया और सभी दर्शक देख भी रहे हैं, तारीफ भी करेंगे। बहुत सारी जानकारी ऐसे आपने दी जो उन तक नहीं था। और एक बात जो अभी 2014 के बाद से जब मोदी साहब आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की लगातार अभी 8, साढ़े 8 साल, 9 साल होने जा रहा है जो सरकार चल रही है, तो हालात में परिवर्तन हुआ। ये आतंकवाद की घटना जो 2014 के पहले 2007, 8, 9 में पूरे देश में हुआ करता था, कभी सूरत में हो जाता था, कभी पंजाब में हो जाता था, कभी झारखंड में हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। कश्मीर बहुत डिस्टर्ब था उसी समय, जिसको स्टोन पेंटलिंग करते हुए पत्थरबाजी भी होता था। आज वो सब स्थिति बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा है। कोई टीवी चैनल्स, कोई न्यूज में वो चीजें देखने के लिए, तो क्या एक आम जनता के लिए माहौल कैसा है? क्या कश्मीर लोगों को जाना चाहिए? क्योंकि आप ज्यादातर समय वहां बिताते हैं और आप जानकारी दे रहे हैं, तो देश के और विदेश के लोगों को एक मैसेज आपके माध्यम से जाए, क्या वहां जाने के लिए अनुकूल समय है या अब बिल्कुल सब कुछ सामान्य है, लोग घूमने फिरने जाए? क्योंकि कश्मीर को तो जन्नत बोला जाता है। कश्मीर में जन्नत भी है। कश्मीर में हमारे इतने अच्छे मंदिर हैं, जिन मंदिरों में हम लोगों ने साक्षात दर्शन तक किए जब हम बहुत छोटे थे, अपनी मामा के साथ जाते थे। अष्टमी होती है कश्मीरी पंडितों में, हिंदुओं में हमारे यहाँ 1 महीने में 1 दिन अष्टमी होती है। अष्टमी को रात को पूजा करते थे। उस पूजा के टाइम पर वहां साक्षात ऐसे जो कुंड रहते हैं, माता खीर भवानी है, बीरबल है, या कुछ दरगाह भी ऐसी है, जैसे दसगिर साहब की दरगाह है, मखदूम साहब की दरगाह, हरी पर्वत माता का मंदिर है। तो ये गणपति यार में जैसे सिद्धि विनायक है बॉम्बे में, उसी तरीके से गणेश मंदिर है यहाँ पर हवा कदल में, वहीं पर उसके साथ में भगवान गोपीनाथ जी आश्रम है। तो वहां पर अच्छी जगह है। हम तो पूरा निमंत्रण दे रहे हैं पूरे देश को, आप आ जाइए। कश्मीर में माहौल बहुत अच्छा हो गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑनरेबल प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर साहब को, एलजी साहब को, जिनकी बदौलत जो कश्मीर में जब फ्राइडे को, आपको पता है कश्मीरी मुसलमान भाई जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के भाई लोग हैं, वो नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद ही पथराव स्टार्ट होता था। बहुत डिफिकल्ट होता था हर एक को, और ऐसा माहौल हो चुका था जो बेचारे इबादत करने जाते थे उनको डर लगता था फिर इबादत कर, वो घर में ही फिर इबादत करते। जबकि इनके कुरान पाक के हिसाब से, हदीसों के हिसाब से मुस्लिम को है कि वो फ्राइडे को जमात में नमाज पर, जैसे हम लोग भगवान हनुमान जी के दर्शन के लिए मंगलवार को जाते हैं, सब लाइन में खड़े होकर जाते हैं, तो वैसे ही मुस्लिम भाई भी जब नमाज अदा करते हैं साथ में मिलकर करने चाहिए। वो अच्छी मैसेज है। बट बदकिस्मती ये थी कि यहाँ पर पथराव होता था, स्टोन पेल्टिंग होती थी, ये बेचारा जाना बंद। तो ये सब चीज तो ऑनरेबल प्रधानमंत्री के माध्यम से हो गया। उन्होंने हम यही चीज उन चीफ मिनिस्टरों को कहते हैं, चाहे उसमें फारूक अब्दुल्ला था, उसका बेटा
उमर था, महबूबा थी, जी, जी। या मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, या कांग्रेस साथ में इनके साथ में अलायंस था। जी, उस वक्त में इन्होंने ये क्यों नहीं रोका जब आज ये रोका गया? जी जी जी। तो ये सब चीज है कि ये सब इन्वॉल्व थे, इनको खुशी थी इन सब चीजों में। ये सब संजय जी, एक आखिरी सवाल, आपने सारे सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दिया है, लोग देख भी रहे हैं आपको, और चूंकि आपको जानते भी हैं क्योंकि आप लोकप्रिय नेता हैं और आपको टीवी चैनल के माध्यम से हम लोग लगातार देखते भी आए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं। एक आखिरी सवाल जो हम सभी जानना चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में क्या आपको लग रहा है? जैसे अभी 2014 में मोदी साहब आए और बहुत अच्छी जीत हुई, 2019 में प्रचंड बहुमत से 303 सीटें आई, अलायंस भी आपके साथ था, तो 2024 में क्या लगता है? और उसी के साथ एक एडिशनल क्वेश्चन और है, क्या आपको भी हम लोग पार्लियामेंट के अंदर देखें 2024 में? इसके बारे में आप बताइए। देखिए, माता रानी की ब्लेसिंग होगी तो मैं भी प्लान कर रहा हूं कि श्रीनगर कंस्टिट्यूएंसी से, जहां से डॉक्टर फारूक साहब लड़ते हैं, वहां से मैं इस बार पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी लड़ूंगा। होपफुली एनडीए साथ में होगी तो मजा आ जाएगा, एनडीए की सीट पर हम लोग साथ में लड़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, 2024 में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऑनरेबल प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से एनडीए ने इतना काम पूरे देश में किया है, देश के साथ साथ दुनिया में। अगर आप बॉर्डर आप इंटरनेशनल फ्लाइट लेकर कहीं पर भी बाहर जाते हैं, एयरपोर्ट से उतरते ही इंडियन नाम लेकर ही एक अलग झलक आ जाती है वहां पर। जब आप वहां पर फॉरेन में चले जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा काम जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे देश दुनिया में, अगर आज ग्लोबलाइज्ड कोई लीडर है पूरे दुनिया में तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। जिसको घूमना है, जिसको भारत भगवान न करे कहां टूटा है, जो जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये क्या जोड़ रहे हैं? ये अपने परिवार को जोड़ रहे हैं और अपनी सीधे बोले ना, भाई मेरे को आप लोगों ने एक नाम दिया था, मैं उस नाम को खत्म करना चाहता हूं, मेरे को डेमोक्रेट के लिए घूमने तो घूमो ना यार, कौन रोक रहा है? लेकिन बाकी ये नाम ना दे दे, मैं भारत जोड़ने चाह रहा हूं। भारत तो जुड़ा हुआ है। अगर मैंने तो परसों प्रेस में कश्मीर में बोला भी था, एक चैनल में था, तो चैनल में साथ में बोला कि अगर ये जोड़ने आ रहे हैं तो पीओ को जोड़े ना, हम सब साथ में खड़े हो जाएंगे, हम भी जुड़ेंगे इनके साथ। अगर ये पीओ के पाकिस्तान कश्मीर है तो इसको जोड़े ना। जबकि हम कहते हैं वो जम्मू कश्मीर पीओ के है, जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है, उसको अगर जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी यहाँ से जा रहे हैं तो हम भी साथ में, तो खुलकर आपके माध्यम से। लेकिन वो झूठू मूठू वहां पर जाकर अपनी पार्टी को बढ़ाने की और कोशिश करना चाहता है कि उसको लोग लीडर समझे, नेता समझे। बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके सामने हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी है, पूरी टीम है, पूरा टीम एनडीए घटक दल है, हमारे पारस जी है, हमारा पूरा नेतृत्व, पारस जी का विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष तो आपको देश में नजर नहीं आ रहा। इस वाले कम से कम 24 में और 29 तक हमारे स्वर्गवासी नेता रामविलास पासवान जी भी कहते थे, समझिए जब तक 29 तक, वो 29 को पहले एनालाइज कर चुके थे। उनको तो बोला जाता था कि विजनरी थे, विजनरी थे वो। जिस साइड में हवा चलती थी वो पहले ही समझते थे पूरे देश में हवा। मौसम वैज्ञानिक इसलिए कहते थे क्योंकि वो कभी भी उनका अलायंस इलेक्शन जीतने के बाद नहीं हुआ, वो पहले ही अलायंस करते थे। 3-4 बार जब भी उनके अलायंस अगर आप देखेंगे तो अलायंस पहले ही होता था। इसलिए वो उस वक्त से कहते थे 29 तक किसी के लिए कोई स्पेस नहीं है। ये 24 की क्या बात करें, इनको 29 की तैयारी करनी चाहिए। तो इसलिए 29 के लिए ये सोच सकते हैं कुछ, पता नहीं तब तक इनके कितने पार्टी में रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे। बट ये आजकल वो जोड़ने की भारत बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। एक चीज तो, अब मैं क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं मेरा एक सजेशन है कि हम लोग चूंकि सलूट तिरंगा से भी जुड़े हुए हैं, हम लोग तिरंगा के ऊपर काम कर रहे हैं। संजय जी आपके साथ लंबा हम लोगों का अनुभव है। हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के नेतृत्व में एक तिरंगा यात्रा भी बढ़िया हो, जिसमें हमारे सलूट तिरंगा के लोग भी उसमें शामिल हो। तो ऐसा कोई आयोजन करिए। आइए ना, आप आइए, मैं कश्मीर में आपको तिरंगा यात्रा करवा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैं आपको मीडिया के माध्यम से भी समर स्टार्ट हो जाएगा, आप यहाँ से आ जाइए। 500 लोग हमारे भी कश्मीर में कश्मीरी 500 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ये तो बहुत आज हम लोग वहां पर एंटी ड्रग मूवमेंट चला रहे हैं। एंटी ड्रग मूवमेंट हम लोग पहले से ही चल रहे थे, उसमें 2008 से मैं उस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि कश्मीर में भी ड्रग बहुत उठा है। हाँ, नशा मुक्ति का आप बहुत अच्छा अभियान चला रहे हैं। मैं इसलिए चला रहा हूँ, आपको अगर याद होगा, सबसे पहले हमारा जो हमसाया मुल्क है ना, उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान जिसको कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले उठा के पंजाब में मिलिटेंसी क्रिएट कर दी। जब मिलिटेंसी वहां हिंदुस्तान ने कंट्रोल की, ब्लॉक कर दी, उसके बाद उन्होंने नशा भेजा और वहां पर उड़ता पंजाब बना दिया। सेम वे में जब कश्मीर में भी मिलिटेंसी बहुत हद तक खत्म हो गई, अब ये उड़ता कश्मीर का, बट हम उड़ता
कश्मीर उनको होने बनाने नहीं नहीं देंगे। देंगे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे पास स्ट्रांग ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब है जिन्होंने पार्लियामेंट में बोला हाँ। पूरे देश में हाँ, वो जान दे देंगे, लेकिन हम इसमें नशा को compromise नहीं हम करेंगे। तो हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर के माध्यम से, हमारे माननीय अमित शाह जी के माध्यम से जो सजेशंस आ गए, जो आइडियाज और थॉट्स आ गए, जो आशीर्वाद वहां से आ गया, हम उसी आशीर्वाद को लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। और इसलिए एंटी ड्रग मूवमेंट पर हम लोग पूरा तब तक काम करेंगे और चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारा जो मेजर बड़ा भाई है एनडीए अलायंस, वो भी मेरे साथ में इसमें समर्थन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय सराफ जी का। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के लोकप्रिय नेता संजय सराफ जी हम लोगों के साथ आज उपस्थित हुए। उन्होंने अपने बात को बहुत ही बेबाकी से, बहुत साफ और स्पष्ट तरीके से हर एक सवाल का जवाब दिया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, आगे के लिए शुभकामना देता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, इस टॉक शो को सब्सक्राइब करें और अगले सप्ते फिर आपके सामने एक नए मेहमान के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय सल्यूट तिरंगा। जय सल्यूट तिरंगा।